हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी थी। हमने पांचों जगत के जो कुछ मुख्य बिंदु थे, उन मुख्य बिंदुओं को आधार मानकर हमने इन सब के बीच में डिफरेंस कर लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब देखिए, जस्ट इस चार्ट के नीचे किताब में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें कुछ अपडेट्स हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। आप कह सकते हैं कुछ कमियां क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो हैं वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है ना। और एक्चुअल में मेन पॉइंट यहां पर वो है कि 5 जगत अवधारणा जो RH विटेकर ने दी थी वो इफेक्टिव क्यों है, वो प्रभावी क्यों है, हम सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको फॉलो क्यों करते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी हम यहां पर बात करेंगे। हालांकि काफी कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, लेकिन कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पता होनी चाहिए, तो उसकी मैं थोड़ी सी बात आपको यहां पर बता देता हूं। देखें, चले हम सम फैक्ट्स अबाउट दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। भाई, जो 5 जगत अवधारणा है वो प्रभावी क्यों हुई। तो देखिए, इससे पहले जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, मुख्यतः यहां पर ये जो पहला पॉइंट है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से है, जिसमें देखें बैक्टीरिया हो गया, बीजीए हो गया, मॉसेज, फर्न, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन सभी को एक साथ रखा गया था। तो ये आप पॉइंट जरूर ध्यान रखें कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। बीजीए क्या है? बीजीए भी एक प्रोकैरियोट है, ठीक है ना। मॉसेज की बात करें तो मॉसेज जो है वो यूकैरियोट है, और किस में आ जाता है? ब्रायोफाइट्स के अंदर आ जाता है। फर्न की बात करें, फर्न टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं, है ना। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बैक्टीरिया में और अगर आप देखें तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो यहां पर देखिए, आपको पहला ही पॉइंट मिलता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से, जहां पर बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप कहते हैं बीजीए, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया जिसे आप कहते हैं, मॉसेज जो कि आपके यूकैरियोट्स या ब्रायोफाइट्स आप कह सकते हैं, फर्न आपके टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन सभी को एक ही ग्रुप के अंदर रखा, एक ही समूह में रखा। और वो कौन सा समूह था? तो आपको अच्छी तरीके से पता है, प्लांटी किंगडम के अंदर रखा। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि डिफरेंट या अलग अलग कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म थे, है ना, उन सबको किस में रख दिया गया? एक ही जगत के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया। किसकी वजह से रखा? कौन से पॉइंट्स के बेस पर रखा? तो यहां पर इसका जो बेस था वो था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? कोशिका भित्ति की। तो बैक्टीरिया में देखें, बीजीए में देखें, मॉसेज में, फर्न में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, सभी के अंदर क्या उपस्थिति? कोशिका भित्ति उपस्थिति। लेकिन अगर बात की जाए बैक्टीरिया की और बाकी जो प्लांट कैटेगरी के जो मेंबर हैं उनकी, तो कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको टेबल में भी बताया था कि जो बैक्टीरिया है उनमें नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिलती है, कोशिका भित्ति मिलती है। जबकि अगर अपन मॉसेज, फर्न, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इनकी बात करें तो यहां पर सेल्यूलोजिक सेल वॉल आपको देखने को मिलती है। तो एक पहला पॉइंट एनसीईआरटी ने यह मेंशन किया है कि 5 जगत अवधारणा जो है वो क्यों प्रभावी है,
क्यों अच्छी है, लोग इसे फॉलो क्यों करते हैं, तो उसके पीछे ये कि जो पुराने क्लासिफिकेशन थे उन पुराने क्लासिफिकेशन के अंदर बैक्टीरिया, बीजीए वगैरह इन सबको एक समूह में रखा गया था। दूसरे पॉइंट की हम बात करें यहां पर, तो दूसरा बिंदु आ जाता है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, कि वही टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात, या अर्लियर जो पुराने क्लासिफिकेशन है, पुराने क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, ऑटोट्रॉप्स को और हेटेरोट्रॉप्स को दोनों को एक साथ रख दिया गया। जबकि होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी हो, और जितने हेटेरोट्रॉप्स हैं उनके लिए क्या होने चाहिए, एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए। तो जो RH वीटेकर थे उन्होंने इसी बिंदु के ऊपर थोड़ा सा जोर देकर और उन्होंने फंजाई को प्लांटी से बाहर निकाला, उन्होंने फंजाई को प्लांटी से बाहर निकालकर एक अलग किंगडम के रूप में एस्टैब्लिश किया। क्योंकि आप जानते हैं कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें प्लांट और एनिमल था। फिर उसके बाद में हैकल आए, उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें प्रोटिस्टा था। उसके बाद में कॉपलैंड आए, उन्होंने मोनेरा की बात की, और एट लास्ट RH वीटेकर आए, उन्होंने फाइव किंगडम को एस्टैब्लिश किया जिसमें चार तो पहले के थे आपके, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, मोनेरा हो गया और प्रोटिस्टा हो गया। पांचवा किंगडम कौन सा, फंजाई। तो फंजाई किंगडम को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो RH वीटेकर थे, ठीक है ना। RH वीटेकर ने ही प्लांटी किंगडम से फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन के बेस पर उन्होंने प्लांटी किंगडम से उसको बाहर निकालकर एक अलग किंगडम के रूप में एस्टैब्लिश किया। तो ये आप ध्यान रखें कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे, अर्लियर क्लासिफिकेशन में ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स का मतलब आ जाता है प्लांट्स, है ना। ऑटोट्रॉप का मतलब यहां पर ध्यान में रखे प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि स्वपोषी, यानी भोजन का निर्माण स्वयं करते थे, अपने भोजन का निर्माण वे क्या करते थे, स्वयं करते थे, इसलिए वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स हो गए। अगर बात करें हेटेरोट्रॉप्स की, तो हेटेरोट्रॉप्स में आ जाती है आपकी फंजाई, विषमपोषी। फंजाई में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि जो फंजाई है वो मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर, या जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, यानी अपघटित होने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके ऊपर निर्भर करती है। तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे उनमें प्लांट्स को किसके साथ में रखा गया, फंजाई के साथ में रखा गया, है ना। प्लांट्स को फंजाई के साथ में, नहीं, ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप दोनों को एक साथ रख दिया गया। तो कोई मेल ही नहीं खाता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ कैरेक्टर या सेल वॉल की प्रेजेंस की बेस पर, यहां पर भी जो बेस था वो मुख्यतः उन्होंने क्या लिया था, सेल वॉल लिया था, सेल वॉल की प्रेजेंस के बेस पर लिया। लेकिन सेल वॉल के कंपोजिशन पर यहां पर भी ध्यान नहीं दिया गया। क्यों, जो आपके फंजाई है उनमें नॉन सेलुलोजिक यानी काइटिन की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कैसी होती है, सेल्यूलोजिक, है ना। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, सेल्यूलोजिक, यानी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जबकि फंजाई के अंदर जो है वो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया जो एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट को भी यहां पर डिस्कस किया हुआ है। देन उसके बाद में बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है। तो तीसरे पॉइंट में देखिए प्रोकैरियोट्स लाइक बीजीए और साइनोबैक्टीरिया विद यूकैरियोट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर कि हमने यहां पर कहा बहुत सारी कैटेगरी के एक साथ रख दिए। यहां पर हम कह रहे हैं स्पेशली कि प्रोकैरियोट्स को किसके साथ में रखा, यूकैरियोट्स के साथ में रख दिया। प्रोकैरियोट्स में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, या जिसको आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, है ना, नीलहरित शैवाल। और नीलहरित शैवाल के साथ में उन्होंने जो दूसरी कैटेगरी के यानी मॉसेस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फंजाई, ये सारी की सारी किसमें आती है, यूकैरियोट्स में आती है। तो इनको एक साथ जब रखा गया तो यहां पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा फिर तो,
है ना। तो ये तीसरा आप कह सकते हैं कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस थे उनके अंदर प्रॉपर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए अलग अलग जगह नहीं थी। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सारा मिक्सअप हो गया था, प्रोकैरियोट्स को भी ले लिया प्लांटी में, यूकैरियोट्स को भी ले लिया, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है प्रोकैरियोट्स के साथ में यूकैरियोट्स जीवों को, जिनमें आप प्लांट और एनिमल दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये थी बात 3 पॉइंट्स की। उसके बाद में आ जाता है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। एक कोशिकीय जीवों और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रख दिया गया, इनके लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं बनाई है। अब एक कोशिकीय जीव की बात करें तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों को एक साथ रखा। एक कोशिकीय जीव की बात करें तो जिसमें आ गया आपका, बात आपकी पहले पॉइंट पर ही आ जाएगी फर्दर कि जो आपके बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यहां पर जो आपके मॉसेस वगैरह हैं या प्लांट्स और एनिमल्स हैं, है ना, ये प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए दूसरे, तो ये सारे मल्टीसेलुलर। तो बहुत सारे एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ में रखा गया, जबकि इनके लिए कैटेगरी क्या होनी चाहिए थी, अलग होनी चाहिए थी, है ना। तो हम यहां पर स्टडी क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स अबाउट 5 किंगडम की 5 जगत अवधारणा प्रभावी क्यों है, हम उसे प्रभावी तौर पर क्यों स्टडी करते हैं, दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्यों नहीं किया। तो दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की ये कमियां थी, ये पॉइंट थे जिनकी वजह से हमने उसको स्टडी नहीं किया, बल्कि हम प्रभावी किसको मानते हैं, यहां पर 5 जगत अवधारणा को मानते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों को यहां पर जो आपके बहुकोशिकीय जीव हैं उनके साथ में रख दिया गया। देन उसके बाद आप देखें कि एक कोशिकीय जीवों का जो मेटाबॉलिज्म है वो कुछ अलग तरीके से चलता है, जबकि बहुकोशिकीय जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों, एक कोशिकीय जीवों के अंदर आप देखें तो मैक्सिमम के अंदर आपको साइक्लोसिस यानी कोशिका द्रव्य प्रवाही गति आपको देखने को मिलती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा बहुत कम होता है। और साथ में आप देखें तो जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो यहाँ पर एक ही कोशिका में संपन्न हो रही है, जबकि वहां पर उसके लिए अलग टिश्यू हो सकता है, अलग ऑर्गन हो सकता है, अलग ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, इस तरीके का कंपोजिशन देखने को मिलता है। फिर भी इनको एक साथ रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो कमियां उसके अंतर्गत आ जाती है। और एट लास्ट अपन बात करें तो इन प्रोटिस्टा किंगडम, ये एक छोटा सा बिंदु दे रखा है, इसको आपको एज ए स्टेटमेंट वाइज ही याद रखना है, ठीक है ना, कि प्रोटिस्टा किंगडम जो है, इस प्रोटिस्टा किंगडम में कई क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जैसी जो यूनिसेल्युलर एल्गी थी उसे रखा गया। किसे रखा गया, यूनिसेल्युलर एल्गी को रखा गया। और जिसे अर्लियर यानी पहले किस में रखा गया था, एल्गी के अंतर्गत रखा गया था, यानी वो प्लांट किंगडम के अंदर आ रही थी। लेकिन अब इनको क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा। लेकिन देखिए आगे जब हम किसको स्टडी करेंगे, प्लांट किंगडम को स्टडी करेंगे, तो उसमें भी क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को इंक्लूड किया जाता है। तो आपको मैंने इसलिए कहा कि ये आपको एज ए स्टेटमेंट वाइज ही याद रखना है। अगर एज इट इज स्टेटमेंट उठकर आ जाता है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला वो एल्गी है जिसे एल्गी की जगह किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया है। दूसरा इसी प्रकार से अगर बात करें तो पैरामीशियम और अमीबा, इनको भी किस में रखा है, प्रोटिस्टा में रखा है। आप जानते हैं पैरामीशियम और अमीबा क्या है, ये है प्रोटोजोन। क्या है ये प्रोटोजोन। और प्रोटोजोआ को पहले किस में रखा गया था, एनिमल किंगडम के अंदर, क्योंकि हम कह सकते हैं ये आपके प्रिमिटिव एनिमल्स हैं।
कैसे हैं? ये है प्रिमिटिव एनिमल्स। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर विकसित होने वाले अगर जंतु कोई थे तो वो प्रोटोजोन थे। तो इन्हें पहले किस में रखा गया था? एनिमल किंगडम में। लेकिन यूनिसेलुलर होने की वजह से देखें, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम और अमीबा भी जो है वो प्रोटोजोन होने के साथ साथ ये भी यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर एनिमल होने की वजह से इससे पहले प्लांटिक किंगडम में एल्गी के अंतर्गत रखा गया था, इससे पहले जो आपका एनिमल किंगडम है उसमें अलग से रखा गया था। लेकिन बाद में प्लांटिक किंगडम से क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को निकालकर प्रोटिस्टा में रख दिया, और इधर एनिमल किंगडम से पूरे के पूरे प्रोटोजोआ समूह को, पूरे प्रोटोजोआ फाइलम को निकालकर किसके अंदर रख दिया गया? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रख दिया गया। समय समय पर वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन होने की वजह से अपने को नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम देखने को मिले। देखिए, अर्लियर क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टोटल ने प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद में कैरोलस लीनियस आए और उन्होंने सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर दो जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम थे उनको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में हैकल आए, उन्होंने कुछ अपना एक बेस, एक पॉइंट मानकर उन्होंने जो है प्रोटिस्टा को एस्टैब्लिश किया, प्रोटिस्टा के बारे में बताया। फिर कॉपलैंड आए, उन्होंने कुछ अपने आधार मानकर, कुछ बिंदुओं को आधार मानकर उन्होंने मोनेरा किंगडम को यहां पर रखा। और एट लास्ट आपके आरएच वीटेकर आए तो उन्होंने भी कुछ लक्षणों को आधार मानकर और 5 जगत अवधारणा प्रदर्शित की। उसके बाद में कार्ल वूज आए। कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो इस प्रकार से देखें कि समय समय पर वर्गीकरण पद्धतियों में लगातार क्या होते चले जा रहे हैं? परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी इनमें कुछ न कुछ क्या होंगे? परिवर्तन होंगे। और वो परिवर्तन किस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं? किस प्रकार के परिवर्तन हो? तो देखिए, जनरली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें किसी जीव की आकार की, है ना, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की, बाह्य संरचना, है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाह्य संरचना की अगर बात करें तो बाह्य संरचना कोई आप क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी कायिक लक्षण, कायिक लक्षण, और आप जो है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की अगर बात करें तो उसके प्रजनन संबंधी विशेषताओं, है ना, जनन संबंधी विशेषताओं को लेकर हम क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सामान्यतः मैक्सिमम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आपके मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके सोमेटिक या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर उनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव मेथड्स क्या है, उनके ऊपर जो है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम डिपेंड करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर आने वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनमें किन बातों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा? तो यहां पर ध्यान में रखें, फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फाइलोजेनेटिक, है ना, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जातीय वृत्तीयता, जातीय वृत्तीयता, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है यहां पर आपका विकासीय संबंध। तो एज इट इज मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी की लाइंस ही समझा रहा हूं, एक एक लाइन का मीन बता रहा हूं आपको कि वर्तमान में अभी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहे हैं उनमें इन बिंदुओं के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। लेकिन आने वाले समय में भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहेंगे, और आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि हो सकता है इन लक्षणों की अपेक्षा ज्यादा महत्व किसे दिया जाए? यहां पर जातीय वृत्तीयता और जो आपके विकासीय संबंध हैं, जो आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनको ज्यादा महत्व दिया जाए। फाइलोजेनेटिक या जातीय वृत्तीयता का मतलब क्या होता है? किसी एक स्पीशीज का विकास किस स्पीशीज से हुआ, या उसके एंसेस्टर कौन है ना। जातीय वृत्तीयता में आप बता सकते हैं यहां पर
एक प्रजाति का अपने पूर्वजों से संबंध, है ना। जातीय वृत्तता के अंदर क्या बता रहे हैं, पूर्वजों से संबंध। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अंदर क्या आ जाता है कि फाइलोजेनेटिक को बेस मानते हुए फिर हम आगे जो प्रोसेस फॉलो करते हैं कि एंसेस्टर से किस प्रकार से वर्तमान जो प्रजाति है वो इवॉल्व हुई है, तो उन सब का स्टडी हम किस में करते हैं, विकासीय संबंध में स्टडी करते हैं। तो एक छोटी सी बात यहां पर एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है कि आने वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें इन लक्षणों के साथ साथ इनको भी उतना ही क्या दिया जाए, महत्व दिया जाए, और इसकी उपयोगिता को समझकर और इसके आधार पर क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी बात किसके बारे में, सम फैक्ट अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम की 5 जगत अवधारणा। यहां पर कोई 5 जगत अवधारणा के पॉइंट्स नहीं है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स नहीं है, बल्कि मैंने आपको क्या कहा, 5 जगत अवधारणा इतनी ज्यादा प्रभावी क्यों है, हम उसी को स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अर्लियर क्लासिफिकेशन में कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हमने यहां पर जो है समझा। ठीक है ना। अब देखें ये जो पूरा पैराग्राफ है आपको एज इट इज यूं कह सकते हैं कि लाइन टू लाइन मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको ये सारे स्टेटमेंट्स एनी टाइम याद होने चाहिए, दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में देखिए कि हम यहां पर कमियों की भी बात कर लें कि जो 5 जगत अवधारणा है उसकी कमियां क्या है। तो कमियों में मैं एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा, क्योंकि वर्तमान में इसी टॉपिक के अंदर या इसी चैप्टर में कमियों को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसको आपको समझना है। अब देखें कमियां क्या है, तो हमने पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम की अभी बात की, जिसमें मोनेरा आ जाता है। मोनेरा में हम प्रोकैरियोट्स को रखते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया मोनेरा के अंदर। ठीक है साहब। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन आ जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर डायनोफ्लैजिलेट आ जाते हैं, क्राइसोफाइट्स आ जाते हैं, उसके बाद प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, यूग्लिनोइड आ जाते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर है। फंजाई में समस्त कवक को रख दिया, प्लांटी में समस्त पादप को रख दिया, और एनिमेलिया में समस्त जंतुओं को रख दिया, बचे क्या। तो यहां पर देखें मेन और मुख्य पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो कि 5 जगत अवधारणा की कमियों में आपको ध्यान रखना है कि 5 जगत में वायरस, वायरॉइड, प्रियोन, लाइकेन, इनको कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया। तो यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं यहां पर कि एक क्लासिफिकेशन सिस्टम अपडेट और होने वाला है। क्यों? जिनमें वायरस, वायरॉइड, प्रियोन, लाइकेन, है ना, इन सब के लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं स्थान होगा। तो 5 जगत अवधारणा में लगभग सारे जीव आ गए, लेकिन इन जीवों को वहां पर कहीं किसी एक जगत में रखा नहीं गया है। तो यानी ये 5 जगत अवधारणा से अभी भी कैसे हैं, बाहर है, ये उन 5 किंगडम से बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी तो स्थान होना चाहिए। तो ये अभी तक RH विटेकर के द्वारा दिया गया जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसकी एक बहुत बड़ी कमी है कि इनको कहीं पर भी उचित स्थान उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं मिलता है। तो चैप्टर के एंड में हम वायरस, वायरॉइड, प्रियोन और लाइकेन आदि को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब ये तो थी बात आपके टॉपिक की। अब आज का ज्ञान, यह एक छोटा सा पॉइंट आप समझ लीजिए। टैक्सोनॉमी क्या, पूरी बायोलॉजी के अंदर, टैक्सोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अंदर आपको जो है ना 3 पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं अपनी किताब के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट करने हैं। कौन कौन से देखें, इन 3 शब्दों से संबंधित क्वेश्चन आपके 95% केस में गलत होंगे।
मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उन स्टेटमेंट में ये जो 3 वर्ड हैं, इनको आपको समझना है, ऑल, मोस्ट एंड सम। हिंदी में हम कहेंगे सभी, अधिकांश और कुछ। सभी, अधिकांश और कुछ। अब है क्या, देखें कि सभी, अधिकांश और कुछ की अगर बात करें तो यहां पर आपको एनसीईआरटी में, पूरे एनसीईआरटी में 11th और 12th के अंदर आपको बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे जहां पर केवल इन शब्दों का फर्क होगा। अब क्वेश्चन के अंदर अगर सभी की जगह अधिकांश दे दिया या अधिकांश की जगह सभी दे दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसी प्रकार से अधिकांश की जगह कुछ दे दिया है, कुछ की जगह अधिकांश दे दिया तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कुछ की जगह सभी दे दिया, सभी की जगह कुछ दे दिया तो भी वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। तो आपको यानी कहने का मतलब स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको इन 3 बातों का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनके अंदर ये 3 वर्ड यूज लिए जा रहे हैं, सभी जीव, अधिकांश जीव, कुछ जीव। इस प्रकार से अगर कोई स्टेटमेंट है तो आपको उसको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है, उसको जो है इन वर्ड्स को आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा मार्क कर देना है कि कभी भी वो स्टेटमेंट आए तो उसमें इन तीनों शब्दों को आप सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस गलत होते हैं इस स्टेटमेंट वाले वो इन्हीं 3 शब्दों से होते हैं। तो ये आज के ज्ञान में आप ये जो बिंदु हैं इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।